जिंदगी की हर सुबह कुछ नया लेकर आती, हर शाम कुछ नई सीख देकर चली जाती। ना हार मान, ना रुक, कर बुलंद अपने हौसले, तेरी मंजिल बस कुछ कदम दूर तुझे बुलाती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बाबा श्याम की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसी टॉपिक के आसपास घूमती है। बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने में, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, और जितने वीडियो हैं उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाकई में पढ़ना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि डीसी थ्योरी जो है लगभग 70% इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी में मिली हुई है। 70% थ्योरी आपकी इसी थ्योरी के अंदर घूमती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को। तो आज हम बात करने वाले हैं डीसी परिपथ एवं उसके नियम। ठीक है, डीसी परिपथ एवं उसके नियम। डीसी डीसी आप सभी लोग समझ ही गए होंगे मैं किस डीसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, डीसी डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हिंदी नाम है इसका दिष्ट धारा। क्या है? दिष्ट धारा। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी दो प्रकार की थ्योरी में बटी हुई है, एसी थ्योरी और डीसी थ्योरी। ठीक है, तो एसी थ्योरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है वो इनके इनके जो परिपथ, जो केबल्स के बारे में पढ़ा हमने, कुछ मौलिक हमारे विद्युत के बारे में पढ़ा, वो एक बेसिक है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसके अंदर चले जाते जा रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं। अब हम थोड़ी गहराई में पहुंचेंगे। ठीक है, वो एक जनरल जो ऊपर बुक होती है ना, वो बुक का कवर था मान के चलिए आप। ठीक है, अब हम बुक खोलेंगे, अब बुक के अंदर चलेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, एक होता है हमारा एसी, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। तो इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती है पूरी इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन्हीं दो के बीच घूमता है। सामान जो आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, वो आप ये लेकर के आ रहे हैं कि ये लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे हमें बैटरी दे दो, बैटरी, ठीक है, बैटरी दे दो, तो आप कौन सी लेके आ गए? देसी बैटरी। ठीक है, बैटरी ले आया। मोबाइल का चार्जर ले आए, मोबाइल का चार्जर किसी बैटरी को चार्ज कर रहा है, ले रहा है वो क्या? एसी। लेकिन वो काम कैसा कर रहा है? डीसी का। एसी टू डीसी बना रहा है। ठीक है, किससे? वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बता देता हूं। उसका नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है? पढ़ाओ, बताऊंगा, थोड़ा शांति रखिए। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो सामान आते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस फ्रिक्वेंसी पर कार्य करेंगे। वो एसी पर काम करेंगे कि डीसी पर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अभी ब्रेक लगाते हैं, इस पे एक्सीलेटर दबाते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक लगा दो, इसको टॉप गियर पर चलने देते हैं। किसको? दिष्ट धारा को। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, जिसका मान जिसका मान और दिशा, ठीक है, जिसका मान और दिशा समय के साथ में परिवर्तन
ना हो, समय के साथ परिवर्तन ना हो, बिल्कुल सीधी रेखा में चलती रहे, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये होता है हमारा डायरेक्ट करंट। इसको हम निम्न वोल्टेज के रूप में ही उपयोग करते हैं। किस वोल्टेज के रूप में? निम्न वोल्टेज। इसको हम ज्यादा अत्यधिक रूप में उपयोग नहीं कर सकते। इसका अंतिम वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो 650 वोल्ट से अधिक का डीसी हम उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उत्पादन ही सिर्फ इतना होता है 650 वोल्ट तक, जबकि एसी को तो 765 किलो वोल्ट तक, 765 किलो वोल्ट तक हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के बढ़ा सकते हैं। 33 की पैदा करते हैं हम, लेकिन उसको स्टेप अप कर करके हम बढ़ाते जाते हैं, लेकिन इसको ऐसा ज्यादा हम इसको स्टेप अप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, चलिए ये तो हो गया, 650 वोल्ट तक इसको यूज कर सकते हैं निम्न वोल्टेज के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा दिश धारा का एक छोटा सा प्रारूप हो गया। ठीक है, इसी दिश धारा के अंदर हमारे ओम के नियम, किरचॉफ के नियम, पोस्ट ऑफिस बॉक्स से जो किरचॉफ का ही एक वो है, वो सब हम इन्हीं में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बाद में बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट करंट के सर्किट किस प्रकार के होते हैं, परिपथ किस प्रकार के होते हैं, इनके परिपथ बनते कैसे हैं। ठीक है, श्रेणी, समांतर और श्रेणी समांतर यानी मिश्र। एक होता है समांतर परिपथ, एक होता है हमारा सीरीज यानी जो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, और एक होता है हमारा मिक्सचर, मिश्र परिपथ, मिश्रण परिपथ, जिसमें श्रेणी भी हो समांतर भी हो। इन दोनों को पढ़ लीजिए, पूरी डीसी थ्योरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, बताता हूं, देखिए देखिए परिपथ के बारे में जान लेते हैं। परिपथ, ठीक है, अब इनका परिपथ देखिए, ये सबसे अपन देखिए, मेरा उद्देश्य है बेसिक मजबूत करना। ठीक है, बेसिक मजबूत कर लो, फिर हम बाहर धीरे धीरे जैसे अंदर अंदर जाते जाएंगे, हमें हर चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि ये चीज हमने वहां पढ़ी थी। ठीक है, जैसे मैंने बताया एसी के बारे में 765, आपको याद आ गया कि हाँ हमने पढ़ा था 765 जब हम पढ़ रहे थे विद्युत के बारे में, मौलिक विद्युत के बारे में, कि विद्युत कहाँ से बनती है, ट्रांसमिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, घरों तक आती है। मैंने बताया था 33 होती है, 66 होती है, 132 होती है, 220 होती है, 440 होती है और 765 होती है। ठीक है, तो लास्ट कौन सा हमारा 7। इस प्रकार से हमें याद आता रहता है। तो एक बार अच्छे से उसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए, इसके बाद ही आगे बढ़िएगा। डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पे मत पहुंचिए, डायरेक्ट जनरेटर पे मत पहुंचिए, डायरेक्ट रेक्टिफायर पे मत पहुंचिए। पता तो करिए आखिर की, अगर माने के चलिए ट्रांसफार्मर पे हम पहुंच गए तो पता तो हो कि इसकी कोर किसकी बनी होती है, उसका तार किसका बना होता है, उसमें तेल, उसका नाम क्या है उस तेल का, उसमें क्यों भरा जाता है वो तेल, आखिर क्या है कारण, किस सिद्धांत में वो कार्य करता है, फेराडे कहाँ से आए, क्या नाम था उनका, पूरा नाम क्या था और किस सन में उन्होंने। तो ये चीज होती है बेसिक। ठीक है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछता, बिल्कुल पूछते हैं एग्जाम में। हम हाई लेवल का पढ़ लेते हैं, नीचे का छोड़ देते हैं, इस प्रकार का। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो डीसी यहां पर देखिए परिपथ, परिपथ होता है मेरा 3 प्रकार का। ठीक है, 3 प्रकार के मेरे परिपथ होते हैं। ठीक है, पहला परिपथ के बारे में बात करूं मैं तो वो होता है मेरा श्रेणी परिपथ, इसको बोलते हैं सीरीज। घरों में आप सीरीज लगाते हैं, सर्किट लगाते हैं। ठीक है, आजकल तो क्या है पैरेलल वाली भी आने लगी है, लेकिन जो सीरीज वो जो बंद चालू होती है ना, ठीक है, पैरेलल सीरीज आपने देखो वो बंद चालू नहीं होती, ऐसा नहीं होती ना, वो डायरेक्ट होती है पैरेलल वाली। ठीक है, होता है कलर उसमें बंद चालू, लेकिन उसमें उसमें क्या होता है थोड़ा सी कंडीशन उसकी अलग होती है। पहले अपन ये देख लेते हैं श्रेणी परिपथ। ठीक है, दूसरा होता है मेरा समांतर परिपथ। कौन सा होता है? समांतर परिपथ। तीसरा होता है मेरा श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि यार इतने सब सर्किट की आवश्यकता क्या थी, या तो ये रहने देते
यार यही रहने देते, या फिर यही, इनको दोनों मिक्स करके चलाओ ना। नहीं, ऐसा नहीं है। डीसी परिपथ में यही एक चीज हमको जानने के लिए होती है कि आखिर इसका प्रयोग क्यों आवश्यक है, इसका प्रयोग क्यों आवश्यक है और इसका प्रयोग क्यों आवश्यक है। देखिए, श्रेणी श्रेणी परिपथ यही बता देता हूं मैं, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं, श्रेणी समांतर और श्रेणी समांतर, ये आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे श्रेणी के बारे में, ठीक है। श्रेणी के बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, श्रेणी परिपथ ज्यादा कुछ जानने की इसमें जरूरत भी नहीं है और इतना आता भी नहीं है, मैं जो बता रहा हूं सिर्फ वही आप ध्यान रख लेना। श्रेणी परिपथ कौन सा परिपथ है? श्रेणी। देखिए, श्रेणी परिपथ यानी कि सीरीज, इस प्रकार से बना देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे मेरा विद्युत वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया मेरा यहाँ पे प्लस माइनस। देखिए, ये रेजिस्टेंस हो गया मेरा R1 R2। रेजिस्टेंस की भूमिका बहुत होती है किसी भी सर्किट में, ठीक है। रेजिस्टेंस की इसकी पढ़ेंगे अपन थोड़ा, प्रतिरोध के बारे में भी इसी में पढ़ेंगे। देखिए, ये हो गया मेरा श्रेणी परिपथ, समझ गए। अगर ये चित्र आपको दे देता है तो कैसे समझेंगे आप कि ये श्रेणी है कि समांतर? ये तो मैंने बोल दिया कि चलो ये श्रेणी है, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि ये श्रेणी है कि समांतर? देखिए कैसे समझेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला परिपथ होगा ये वाला, ठीक है, ये इसमें दो परिपथ हैं, देखिए ये है, ठीक है। इसका देखिए, इसका जो अंतिम सिरा है यहाँ पर, अगर दूसरे परिपथ के पहले सिरे से कनेक्ट है ये, तो भैया कौन सा परिपथ है? ये श्रेणी परिपथ है, ठीक है। इसमें इसका उपयोग क्यों करते हैं? इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां पर हमें नियत और एक समान, कौन सी? देखिए, नियत और समान किसकी आवश्यकता हो? धारा की। किसकी? धारा, करंट की। जहां पर हमें एक जैसी करंट की आवश्यकता हो या एक समान धारा की आवश्यकता हो, वहां पर हम इस सर्किट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें धारा के गुजरने के लिए एक ही परिपथ होता है। देखिए यहाँ पे, हाँ सही है, ठीक है, एक ही रास्ता होता है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पर 230 वोल्ट अगर यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर मेरा वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज हो गया तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 230 पहुंचे, हो सकता है यहाँ पर 220 पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिए आप, श्रेणी परिपथ या श्रेणी सर्किट का उपयोग नियत या समान धारा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जहां पर हमें एक जैसी धारा चाहिए हो, ठीक है। वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, सर्किट में करते हैं। वहां पे अलग अलग तो नहीं चाहिए हमें, एक जैसे सर्किट जलनी चाहिए पूरी, ठीक है। तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें धारा के जाने के लिए एक ही मार्ग होता है, ठीक है, इसलिए इसमें धारा समान होती है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग, वोल्टेज ड्रॉप जिसको बोलता हूं मैं, ठीक है, V इजिकल टू आई आर, ओम के नियम से आई आर, ये आई और आर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू V1 और V2 की अलग अलग आएगी, एक सी नहीं आएगी, ठीक है। अलग अलग वोल्टेज और समान धारा जहां प्राप्त करना हो वहां पर हम श्रेणी परिपथ का उपयोग करते हैं। अगला हम आते हैं समांतर परिपथ। देखिए ये समझ गए आप। अगला हम आते हैं समांतर परिपथ, ठीक है। समांतर परिपथ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? देखिए, समांतर परिपथ, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर इसको बिठाते हैं, समांतर परिपथ, ठीक है। समांतर, देखिए इस प्रकार से मैंने एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ लगा दिया दूसरा, और इसको यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से धारा आएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया। इस सर्किट को देख के आप कैसे समझोगे कि ये मेरा समांतर सर्किट है? ये देख करके, क्योंकि दोनों ही परिपथ के पहले सिरे और दोनों ही परिपथ के अंतिम सिरे एक ही जगह पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये इसका अंतिम सिरे हो गए दोनों के, ये इसके पहले सिरे हो गए, एक ही में जुड़े हैं, ठीक है, अलग अलग तो नहीं है।
जहां पर देखिए यहां लिखा था मैंने नियत या समान धारा की जगह क्या हो जाएगा, वोल्टेज। क्या हो जाएगा, जहां पर हमें समान वोल्टेज या नियत वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहां पर हम इस परिपथ का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें धारा के जाने के लिए दो अलग अलग मार्ग होते हैं। ठीक है, और लेकिन वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर सेम होता है। अगर मैंने यहाँ पर 230 वोल्ट इसको आपूर्ति वोल्टेज दिया है तो मुझे इस पर भी 230 वोल्ट ही मिलेगा, इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। इसमें वोल्टेज ड्रॉप इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा समांतर। जो कि हम जो घरों में जो आप लाइट लगाते हैं, घरों में हम जो कूलर, पंखे, टीवी, बल्ब, एसी वगैरह लगाते हैं वो समांतर में ही जुड़े होते हैं। किस में जुड़े होते हैं, समांतर में जुड़े होते हैं। अगर मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ूं तो क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया तो मुझे क्या नहीं मिलेगा, करंट नहीं, मुझे वोल्टेज नहीं मिलेगा। बोलते ना कि यार डिम हो गई लाइट, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, वोल्टेज का ड्रॉप कहीं पर ज्यादा होने की वजह से घरों में वोल्टेज नहीं मिल पाता। ट्रांसफार्मर में कोई खराबी या वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो गया वहां पर रेजिस्टेंस उसके, तो वहां पर हमें नहीं मिलता। तो हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो इसी समांतर परिपथ के अंतर्गत होती है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं होती है, समांतर में होती है। ठीक है, घरों की वायरिंग। तो यहाँ पर समझ गए आप समांतर परिपथ कहाँ उपयोग किया जाता है, जहां पर हमें नियत या समान वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। इसमें धारा के लिए अलग अलग मार्ग होता है। यहाँ पर जो आपूर्ति वोल्टेज है इनके कुल वोल्टेज के बराबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा समांतर परिपथ। अब मैं बात कर लेता हूं मेरे अगले परिपथ के बारे में जिसका नाम है श्रेणी समांतर परिपथ। कौन सा, अब भैया कोई मुझे बोलेगा कि यार चलो ठीक है ये तो अलग अलग हो गया, ठीक है यार अलग अलग, अब मुझे यहाँ पर दोनों की ही आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, मुझे दोनों चीज की आवश्यकता पड़ गई। जैसे हम कोई कार लें, ठीक है, अब उसमें सीएनजी अकेला हो, क्या हो, या पेट्रोल अकेला हो, तो उसके लिए अलग कार हो गई पेट्रोल वाली। अब क्या होगा, अब उसने बोला कि नहीं मुझे तो सीएनजी कार चाहिए, तो सीएनजी के लिए भैया अलग लेना पड़ेगी। अब कंपनी ने क्या किया, दोनों साथ में ले लो, पेट्रोल भी डलवाओ उसी में, सीएनजी भी डलवा लो उसी में। तो इसी प्रकार इसका किसी ने बोल दिया कि नहीं यार भाई हमें तो दोनों ही चीज एक ही में चाहिए। तो एक सर्किट नया बन गया मेरा श्रेणी और समांतर, जहां पर मुझे समान वोल्टेज भी चाहिए, ठीक है, एक समान वोल्टेज भी चाहिए और एक समान धारा भी चाहिए, अलग अलग वोल्टेज भी चाहिए और अलग अलग धारा भी चाहिए। इसमें चारों चीज होंगी। ठीक है, कैसे होंगी देखिए, ये तो मेरा सर्किट जैसे मान के चलिए मैंने बना दिया, ये बना दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं एक प्रतिरोध लगा देता हूँ ये वाला, ठीक है, और एक प्रतिरोध मैंने यहां से लगा दिया ये वाला। ठीक है, ये लगा दिया मैंने परिपथ। ठीक है, अब भैया R1 R2 R3 R4, अब मुझे यहाँ पर श्रेणी भी हो गया मेरा, यहाँ पे ये दोनों मिला के समांतर भी हो गया। यहाँ पर मुझे एक समान धारा भी मिल जाएगी, एक समान वोल्टेज भी मिल जाएगा, अलग अलग धारा भी मिल जाएगी, अलग अलग वोल्टेज भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे V1 मिल जाएगा, ठीक है, धारा समान रहेगी। यहाँ V2 मिल जाएगा, मुझे अलग अलग वोल्टेज मिल गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे I1 मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे I2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे अलग अलग वोल्टेज मिल गई, अलग अलग धारा मिल गई। यहाँ पर I का मान मुझे सेम मिल जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज का मान सेम मिल जाएगा। मतलब सेम वोल्टेज मिल रहा है, सेम धारा भी इस सर्किट की वजह से मिल रही है, अलग अलग वोल्टेज भी इसी सर्किट में मिल रहा है, अलग अलग धारा भी इसी मिल रही है। ठीक है, तो दोनों चीजों को कंबाइंड कर दिया जाता है, यहां पर इस सर्किट का प्रयोग किया जाता है, जहां पर हमें दोनों ही चीज नियत और समान वोल्टेज धारा दोनों ही चाहिए, वहां पर इसका प्रयोग हम करते हैं। इसको बोलते हैं हमारा श्रेणी समांतर परिपथ। ठीक है, इसको आप चीज को जरूर नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छा चैप्टर है
और बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसको मुझे कमेंट्स जरूर कर देना कि कहाँ पर मुझे कौन सी चीज बताना है इसमें आपको, क्या कोई चीज कहाँ समझ में नहीं आई। ठीक है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ आपसे, मुझे भी सीखने को मिलेगा। कोई भी अपने आप में सब कुछ ज्ञाता नहीं होता, उसको भी सीखना पड़ता है। ठीक है, नई नई चीज, क्योंकि ज्ञान अपार है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये हो गए हमारे परिपथ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और इसके विषय में बात करेंगे, ये थोड़ी सी आगे और बढ़ेगी। ठीक है, अब हम जैसे ओम का नियम आएगा तो ये पढ़ेंगे। तो ये हो गए हमारे डीसी सर्किट में विद्युत परिपथ। ठीक है, श्रेणी, समांतर और श्रेणी समांतर। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इनके दोष के बारे में। ठीक है, ये तो परिपथ बन गए। अब भैया शॉर्ट सर्किट भी होता है कहीं कहीं। बल्ब चालू किया मैंने, फटक की आवाज आ गई। बल्ब चालू किया, बल्ब भी चालू नहीं हुआ। क्या कारण रहता है उस चीज का? ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर मान के चलिए कोई भी परिपथ है, जैसे मान के चलिए बल्ब लगा हुआ है, ये चालू नहीं हो रहा है। क्यों भाई, ये चालू नहीं हो रहा है, तो क्या कारण रहा होगा इस बल्ब के चालू ना होने का? इसको चालू करने में ही पट की आवाज आ गई, धुआं निकल गया कहीं से। क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा इसका, वही बता रहा हूँ, वही बताता हूं मैं क्या कारण है। देखिए, ये मान के चलिए मेरा बल्ब जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्विच लगा है, ये मैंने चालू किया, ये चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ओ, वायर टूट गया, यहां से कनेक्शन कट हो गया। ये दिख रहा है, ये कनेक्शन कट हो गया यहाँ पर। तो इसको बोलता है हम खुला परिपथ। क्या बोलते हैं इसको? खुला परिपथ, ओपन सर्किट। ठीक है, परिपथ तो ये है, लेकिन कौन सा है? खुला परिपथ है। यहाँ पर वोल्टेज तो है विद्यमान, खुला परिपथ, धारा का मान शून्य है, वोल्टेज तो है, रेजिस्टेंस अनंत हो गया। रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस नाप सकते हो आप इसका, इसका रेजिस्टेंस अनंत हो गया या बहुत ज्यादा हो गया। इसको बोलेंगे हम खुला परिपथ। क्या बोलेंगे? खुला परिपथ। ठीक है, इतना इतना याद रखना इसमें, इसको बोलते हैं खुला परिपथ। अब देखिए इसी में दिखाता हूं मैं आपको एक और चीज। ठीक है, ऐसा था मेरा, इसको वैसे कर, स्विच चालू किया, स्विच चालू किया, फट की आवाज आ गई, ब्लास्ट हो गया। या फिर क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। सॉरी, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। न्यूट्रल का तार फेस से टच हो गया, तो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया, धुआं निकल गया। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट हो गया। लघु परिपथ। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? लघु परिपथ। यानी कि शॉर्ट सर्किट जहां हुआ, रेजिस्टेंस कितना हो गया? शून्य हो गया, और धारा का मान अनंत हो गया। हो गया उल्टा। जो खुला परिपथ था उसमें क्या था? उसमें रेजिस्टेंस का नाम मान अनंत था। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान अनंत था, धारा का मान कुछ नहीं था। इसमें धारा का मान उच्च है। क्या है? धारा का मान उच्च है और रेजिस्टेंस शून्य हो गया, उल्टा हो गया। तो ओपन परिपथ ये हो गया हमारा, शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ। ये होते हैं हमारे दो प्रकार के इसमें दोष। ठीक है, श्रेणी परिपथ में भी इसी प्रकार का दोष होता है, समांतर में भी होता है। थोड़ा सा अंतर होता है जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, देखिए ये मेरा श्रेणी सर्किट हो गया, ये मेरा यहां पे मैं लिख दूंगा समांतर। देखिए, श्रेणी में अगर मान लो मेरा ओपन सर्किट है,
ओपन, खुला परिपथ है, ठीक है। देखिए श्रेणी में अगर मेरा इस प्रकार का है, इस प्रकार का होगा श्रेणी, ठीक है, इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। यहां पर अगर यहां कट लग गया तो दोनों सर्किट बंद हो गए, ठीक है। ये दोनों सर्किट यहाँ पर दो बल्ब लगे हैं R1 R2, दोनों ही बंद हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे ना। तो ये उभयनिष्ठ, इसमें तो कोई और अन्य दूसरा रास्ता भी नहीं है करंट के यहां से वहां जाने का, ठीक है। बट समांतर देखो, अब देखिए इस समांतर में दो प्रकार के सर्किट होते हैं ओपन, ठीक है, दो प्रकार के सर्किट ओपन होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के सर्किट ओपन होते हैं। एक तो होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो मेन जो तार है मेरा वही खुल गया हो तो दोनों ही चालू नहीं होंगे बल्ब, R1 R2 दोनों चालू नहीं होंगे। एक तो इस प्रकार का इसमें ओपन सर्किट होता है, ठीक है। एक तो उभयनिष्ठ होता है कि तार यहां से कट जाए, टूट जाए, ये हो गया। बट एक इसमें एक और होता है, ये हो गया अगर, ठीक है, ये हो गया, तो इसमें अगर ये हो गया या यहाँ पे ये हो गया या यहाँ पे भी ये हो गया तो भी ये चालू नहीं होगा, ठीक है। तो भी ये, क्योंकि यहां से इसका सर्किट एक ही है, ठीक है, यहां से अगर फेस जा रहा है तो उधर से इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा क्योंकि यहां से ये कट गया है, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, समांतर में अगर ये अगर कट गया यहाँ पे इस बल्ब का, दूसरे बल्ब का, तो पहला बल्ब हमारा जलेगा, दूसरा नहीं जलेगा क्योंकि इसको फेस तो मिल रहा है लेकिन न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी कि उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलना चाहिए। ये वाला सर्किट अकेला हमारा बंद रहेगा, ये सर्किट चालू रहेगा। समांतर में ये होता है, जो हमारे घरों में वायरिंग होती है वो यही होती है। एक बल्ब बंद करे तो पंखा बंद हो जाता है, नहीं होता ना, तो इस प्रकार से ये है। लेकिन उभयनिष्ठ इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक सर्किट यहाँ ऐसा होता है, उभयनिष्ठ होता है। हाँ, अगर ये अगर टूट गया तार तो फिर पूरे घर की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन अगर ये हमारा सही है, ठीक है, और अगर किसी भी एक परिपथ का तार टूट गया एक बल्ब का तो बाकी हमारा बल्ब चालू रहेगा। ये होता है हमारा श्रेणी में अंतर और ये होता है हमारा समांतर में अंतर, ठीक है, ओपन सर्किट में। तो यहाँ पे समझ गए आप इस चीज को, ये बहुत जनरल जनरल चीज है, जनरल हम इसको उपयोग करते हैं। सीरीज आप देखिए, या फिर घरों में अपन सीरीज लाते हैं, अगर उसका एक बल्ब खराब हो जाता है तो सारे बल्ब नहीं जलते ना, होता है ना ऐसे ही, ठीक है। तो वो होता है मेरा सीरीज, इसलिए आजकल सीरीज को बंद करके पैरेलल वाली सर्किटें आने लगी हैं, उनको उपयोग अधिकतर हम करते हैं, ठीक है। तो श्रेणी और समांतर में ये अंतर समझ गए आप, ठीक है। ओपन ओपन सर्किट हो गया। थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट के बारे में इसी में अपन जान लेते हैं। देखिए शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पर फेस का तार हमारा न्यूट्रल से मिल जाता है, ठीक है, फेस का तार न्यूट्रल से मिल जाता है, तो ये भी खराब हो जाते हैं दोनों, ठीक है, ये सब यहाँ पर जल जाते हैं, तार जल जाता है। इसी प्रकार इसमें होता है शॉर्ट सर्किट। इसमें भी क्या होता है, अगर न्यूट्रल न्यूट्रल का तार अगर फेस में मिल जाता है तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस के पहले मिलते हैं तो, जो बल्ब लगे हैं उसके पहले, ठीक है, तो यहाँ पर ये पैरेलल में अपना शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघु परिपथ हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में लगभग लघु परिपथ एक जैसे ही होते हैं, लगभग मिलते जुलते, ठीक है। शॉर्ट सर्किट बताया मैंने आपको, रेजिस्टेंस आपका शून्य हो जाता है, धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे परिपथ जल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें एक चीज और है कि रेजिस्टेंस जो होता है इसमें जो शॉर्ट सर्किट होता है वो आंशिक भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में एक चीज कंडीशन। आप तो इतना याद रखिए कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा समांतर और श्रेणी दोनों में शॉर्ट सर्किट बता दिए मैंने आपको, ओपन सर्किट बता दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। परिपथों के बारे में जितनी जानकारी होना थी वो, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, श्रेणी, समांतर, श्रेणी समांतर। अब जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारे भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आप लिख के रख लीजिए, आता ही आता है, ठीक है, ठीक है, उसका नाम है ओम का नियम। सबने 10th क्लास में फिजिक्स की जो हमारी भौतिकी विज्ञान की जो बुक होती है उसमें सबसे पहले ओम के नियम का भी जिक्र किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की जो थ्योरी है वो फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, उसी का ही व्युत्पन्न राशि है। पढ़ाया था व्युत्पन्न राशियां, मूल राशि,
व्युत्पन्न राशि संपूरक राशि। तो व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों का ही उत्पन्न रूप है। उसी प्रकार ये भी एक ब्रांच ही है फिजिक्स की। तो अब हम आते हैं भाई साहब ओम का नियम। ओम का नियम, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों इतना ओम ओम चिल्लाते रहते हैं भाइयों, इसका कारण मैं बता देता हूँ। ये भैया पूरा थ्योरी इस पे आधारित है, डीसी तुम्हारा डीसी। इसका उपयोग आप याद रखिए, थोड़ा सा बता देता हूं। इनका नाम जो था जी एस ओम था इनका नाम, ठीक है। फुल फॉर्म इसका जो नाम था वो था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। ये इनका नाम था, ओम करके था, ऐसा करके ओम, ठीक है। इन्होंने 1827 में इस नियम का प्रतिपादन किया था सरल डीसी परिपथों की गणना करने के लिए। किसकी? सरल डीसी परिपथ। सरल, इनको ज्यादा कुछ आता नहीं था, तो सरल जो डीसी हमारे परिपथ होते हैं, जो सर्किट होते हैं, उनकी गणना के लिए इन्होंने वोल्टेज, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा क्योंकि अब मैंने सब बता दिया है किसको किस चीज से वो करते हैं, डिनोट करते हैं। वोल्टेज को कैसे करते हैं, करंट को कैसे करते हैं, पावर शक्ति को कैसे करते हैं, वो चीज मैंने सब बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज लिख देता हूँ यार, बुरा मत मानो। वोल्टेज, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, आर यानी प्रतिरोध, आई यानी धारा। वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा के बीच में एक विशेष संबंध इन्होंने स्थापित किया था। इन्होंने जब उसका प्रतिपादन किया 1827 में, तो इन्होंने जो सरल हमारे, देखिए मैं सरल क्यों बोल रहा हूं, आपने ये नहीं पूछा सरल तो फिर कठिन के लिए क्या, तो सरल के लिए तो ओम का नियम। और जहां पे कठिन परिपथ होता है, जहां बड़ा परिपथ होता है, कठिन या जटिल बोल सकते हैं इसको, बहुत जटिल डीसी विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ का नियम हम उपयोग करते हैं। किसका नियम प्रयोग करते हैं? तो अगर क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि सरल डीसी परिपथ के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता, तो ओम का नियम का। जटिल विद्युत डीसी परिपथों के लिए अगर उपयोग किया जाए तो उसकी गणना के लिए किसका? किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, आई यानी धारा के बीच में इन्होंने एक संबंध स्थापित किया, जिसके द्वारा, इसकी परिभाषा सुन लीजिए, एक सर्किट में बना देता हूं। ये मेरा एक परिपथ हो गया, ठीक है। इसमें बहने वाली धारा आई होगी, वोल्टेज भी हो गया, और आर ये रेजिस्टेंस हो गया। किसी परिपथ में अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, ये प्रतिरोध, इसके ताप, ठीक है, इसकी कोई भी भौतिक परिस्थिति हो जाए, ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई, हाइट, उसमें अगर मैं परिवर्तन ना करूं, इसमें अगर मैं परिवर्तन ना करूं, तो मेरा जो वोल्टेज है, जो मेरी धारा है, क्या है? धारा, धारा है, वो मेरे वोल्टेज के सीधे समानुपात में होती है। अगर किसी सर्किट के कोई रेजिस्टेंस है या कोई प्रतिरोध है, उसके ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में अगर उसकी भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन ना करूं, तो जो करंट है, उसमें बहने वाली जो करंट है, ठीक है, करंट है, उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है इसके सिरों पर? विभवांतर, ठीक है। इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती I, ठीक है, V समानुपाती I। V इज इक्वल टू R इंटू आई। R का मान हमेशा एक नियत मान होता है। क्या होता है? ये एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे ये समानुपाती होता है करंट के। अगर इसकी भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन ना किया जाए, तब बता रहा हूं मैं। अगर मैंने इसका ताप बढ़ा दिया, अगर मैंने इसका ताप बढ़ा दिया, तो यहाँ पर इसके बहने वाली करंट वोल्टेज का व्युत्क्रमानुपाती भी हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट हो सकता है घट जाए, या करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज घट जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलिए मैं V बाई आई इजिकल टू आर कर दूं,
यहाँ पे धारा का मान अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस के मान को कम होना पड़ेगा, लेकिन ये वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है आर के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज यहाँ पे समानुपात में आ जाएगा। तो ये इसकी थ्योरी अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे इसमें अपन, क्योंकि ये छोटा नहीं है, ओम का नियम बहुत बड़ा है। बड़ी बड़ी जो अवधारणाएं होती हैं, ज्यादा बड़ी तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सिर्फ सरल डीसी परिपथों के लिए है। इसके सरल से मतलब वो खुद ही कह रहा है कि भाई मेरे को ज्यादा मत पढ़ो, मेरे को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा कठिन नहीं हूँ। मैं अपने आप में क्या नहीं हूँ, कठिन नहीं हूँ। मैं ओम हूँ, ओम का नियम हूँ, मैं अपने आप में कठिन नहीं हूँ। थोड़ा सा बस मुझे पढ़ लीजिए एक बार, तो छोटे छोटे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल को। तो ये हो गया मेरा ओम का। अब हम इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें एक बार। एक या दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया ओम के नियम के आधार पर ही मैं बताऊंगा आपको कि उसमें कितना लगभग क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर अगर मेरे क्वेश्चन आ गया, प्रतिरोध के ऊपर ही है, यहां पर अगर मेरा क्वेश्चन आ गया किसी परिपथ, ठीक है, किसी परिपथ का अगर वोल्टेज 230 वोल्ट है और रेजिस्टेंस का मान के चलिए कि 23 ओम है। कितना ओम है? 23 ओम है। तो उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर मुझे ओम का नियम ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ओम का नियम हो गया V इक्वल टू आई आर, ठीक है, आई आर हो गया। अब देखिए V विभवांतर, याद रखना विभवांतर का मान ये है 230 वोल्ट, ठीक है, कितना है 230 वोल्ट यहाँ दिया है उसने मुझे। आई का मान दिया क्या? नहीं दिया है। आई का मान इंटू आर का मान कितना दिया है? 23, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ ले आऊंगा 230 बटे 23 इजिकल टू आई, यहाँ पर 23 से कितना आ गया आई का मान? 10 एम्पियर। तो इसमें बहने वाली धारा का मान कितना हो गया? 10 एम्पियर। अब इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है, करंट पूछ ले जैसे इसने इसमें पूछ लिया, रेजिस्टेंस पूछ ले, वोल्टेज पूछ ले, इसी सूत्र में मान रखकर कितने प्रकार से कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कितने प्रकार से कर सकते हैं उसको। V इजिकल टू आई आर कर सकते हो पहला, तो दूसरा कर सकते हो V बाय आई इजिकल टू आर कर सकते हो इसको, दूसरा, तीसरा कर सकते हो V बाय आर इजिकल टू आई कर सकते हो इसको, तीसरा, ठीक है। 3 प्रकार से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और भी अगर मान लो वोल्टेज आपको नहीं दिया है, उसमें वोल्टेज नहीं दिया है, तो V इजिकल टू आई आर, आई इजिकल टू V बाय आर, कुछ भी मतलब उसमें उसी सूत्र को कितनी बार ही तोड़ करके उसी में प्रयोग कर सकते हैं, कई बार उपयोग कर सकते हैं। ये 3 मुख्य हैं, लेकिन ठीक है, इसको आप विशेष ध्यान रखना। V इजिकल टू आई आर, V बाय आई इजिकल टू आर, V बाय आर इजिकल टू आई। तो ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये होगा सरल परिपथ, ठीक है। ओम के नियम के आधार पे कुछ भी अगर एम्पियर पूछ ले, वोल्टेज पूछ ले आपसे, किन्हीं भी 2 चीजों का मान तो वो देगा, तभी तो 30 निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ओम के नियम संबंधित कुछ ये परिपथ हैं, इनके बारे में आप जरूर जान लेना, ठीक है। तो ये ओम का नियम मेरा यहाँ पर हो गया और संबंधित क्वेश्चंस हो गए। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर की ओर, यानी कि आगे कैसे। ये तो हो गए ओम के नियम। अब भैया ये तो हो गए सरल परिपथ। अब आप कहेंगे, मन में दिमाग में आ रहा होगा कि यार जटिल परिपथ वो क्या होता है, उसको अगर करना हो तो कैसे करेंगे? किरचॉफ के नियम द्वारा। किसके नियम द्वारा? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम नहीं, किरचॉफ के नियम। भाई साहब एक नियम नहीं दिया, ओम साहब तो चले तो उन्होंने तो एक ही नियम में दोनों को निपटा दिया, वोल्टेज को भी निपटा दिया और करंट को भी निपटा दिया। लेकिन इन्होंने दोनों के लिए अलग अलग नियम दिए थे, वोल्टेज के लिए भी अलग दिए, उन्होंने एक ही साथ में दोनों को समानुपात में कर दिया V इक्वल टू I। लेकिन इसमें उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसमें उन्होंने तो
अलग अलग दिया है, यानी कि जिन जो परिपथ है जिनकी गणना ओम के नियम के संभव नहीं है, उनकी संभावना उनको किससे संभव करेंगे हम, किरचॉफ के नियम से ही संभव करेंगे। देखिए इनका जो किरचॉफ के बारे में जानकारी लेते हैं, इनका नाम था गुस्ताव किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ। इन्होंने 1845 में दिया था भाई साहब ये नियम। हमारे ओम साहब कब आए थे, 1827 में आए थे, तो लगभग 18 साल हो गया है ना, लगभग 18 साल बाद ही आए। इन्होंने फिर नई अवधारणा दी कि नहीं भैया ओम साहब अब आप निकलो, क्योंकि आपका समय पूरा हो गया है, आप सरल नियम बता रहे हो, मैं थोड़ा सा कठिन कर देता हूं, क्योंकि कठिन में कठिन क्वेश्चन पूछेगा, कठिन परिपथ कैसे उपयोग उसको सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दो नियम दिए थे। एक दिया था इन्होंने धारा का नियम, धारा के लिए करंट का नियम, एक दिया था इन्होंने वोल्टेज का नियम, वोल्टेज का नियम। दोनों के लिए अलग अलग नियम इन्होंने दिए, ठीक है, एक दिया धारा का नियम दिया, एक दिया वोल्टेज का नियम। अब इन दोनों नियम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इन्होंने अलग अलग क्यों दिए, आखिर क्या कारण रहा इस चीज का, दोनों में एक ही मिक्स क्यों नहीं किया, मिक्स किया था ना, ओम जी ने किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, वो सरल के लिए निकला खाली, थोड़ा सा टफ के लिए फिर इन्होंने अलग अलग करना पड़ता है, कुछ कठिनाइयां तो लेनी पड़ती है अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखे धारा का नियम वोल्टेज का नियम, ये दो प्रकार के नियम इन्होंने दिए थे, जिसके बारे में हम देखिए। धारा के नियम के अनुसार पहला कौन सा मैं पढ़ देखूंगा इसमें, धारा का नियम। देखिए इस नियम को सुनिएगा अच्छे से, किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में किसी भी संगम पर, किसी भी एक कोई सा भी एक पॉइंट ले लूं मैं, कोई सा भी एक सर्किट है मेरा, उसके किसी भी एक नोड, इसको नोड भी बोलते हैं, संगम बिंदु पर परिपथ, किसी परिपथ में कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। परिपथ में जो धाराएं होंगी उनका बीजगणितीय योग क्या होगा, उनकी कुल धारा कितनी होगी, शून्य होगी। या फिर दूसरे शब्दों में कह दें, किसी बंद डीसी परिपथ के किसी भी बिंदु पर, बिंदु की ओर आने वाली धाराएं और बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, ठीक है, या शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है, बराबर भी होगा, एक बराबर पे एक क्या बचेगा, शून्य होगा, इसलिए बराबर बोल दिया। तो यहां पर जैसे मान के चलिए मेरा ये I1, ठीक है, ये मेरा I2, ये मेरा I3, I4 और I5, ठीक है। यहां पर एक चीज याद रखना, हमेशा बिंदु की ओर जाने वाली जो धारा है उनको हम धनात्मक लेंगे, बिंदु से दूर जाने वाली उनको ऋणात्मक लेंगे। यहां पर देखिए I1 धनात्मक प्लस I2 धनात्मक इजिकल टू, या फिर माइनस में ले लो या फिर उधर प्लस कर लो, I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि ये इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो इनको जब मैं सोल्व करूंगा ना, प्लस I2 प्लस सॉरी माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, तो इसका योग कितना आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। तो ये मेरा धारा का नियम है, ठीक है। यहाँ पर जो संगम या नोड होता है वहां पर इसका बीजगणितीय योग शून्य होता है, या फिर दूसरी परिभाषा आप इस प्रकार कह सकते हो कि किसी भी बंद डीसी परिपथ के किसी बिंदु पर बिंदु की ओर आने वाली धाराएं और बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। इसमें हम बिंदु की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और बिंदु से दूर यानी बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है, ऋणात्मक कहा जाता है या होती है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा धारा का नियम। इसके बाद है मेरा इसका दूसरा नियम, वोल्टेज नियम। कौन सा नियम है, वोल्टेज नियम, वो भी आप देख लीजिए। देखिए वोल्टेज नियम, वोल्टेज का नियम, वो धारा का नियम हो गया। देखिए वोल्टेज का नियम, एक सर्किट बना देता हूं मैं इस प्रकार से, V3 V4। देखिए किसी भी बंद डीसी परिपथ में, ठीक है, किसी भी बंद डीसी परिपथ में
जो मैंने वोल्टेज आरोपित किया है, ये मेरा आरोपित वोल्टेज है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मेरा आरोपित वोल्टेज है, कुल वोल्टेज ड्रॉपों के बीच गणितीय योगों के बराबर होगा। यानी कि अगर मेरा सॉरी ये अगर V है, ये भी V है, तो V इक्वल टू मेरा ये होगा V3 प्लस V4। कुल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो जो वोल्टेज ड्रॉप को अगर मैं जोड़ूंगा, या अगर मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 70 और 70 वोल्ट अलग सप्लाई दी, तो कितना हो रहा है, 140 हो रहा है ना। तो इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दो हो चाहे एक आध और हो, उन सभी वोल्टेज ड्रॉपों का योग 140 ही होगा। यानी कि आरोपित जो वोल्टेज है, जो आरोपित मैंने वोल्टेज करी है, वो जो सर्किट के अंदर घूम रही है पूरी वोल्टेज, ठीक है, सर्किट के अंदर घूम रही है, चाहे वो 3 सर्किट हो 4 सर्किट हो, उन सर्किटों में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, IR जो हो रहा है ना, करंट और रेजिस्टेंस का जो IR हो रहा है, V इक्वल टू IR का नियम के अनुसार, उनका उन IR को सबको अगर मैं जोड़ दूंगा ना, तो वो भी 140 ही होगा। इसका मतलब यही है कहने का, मेश या वोल्टेज नियम इसको इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए टोटल जो आरोपित वोल्टेज है कुल वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। वो कितना ही हो, इस पे चाहे 70 हो जाए, या इस पे 80 हो जाए, इस पे 50 हो जाए, तो कुल में जोड़ूंगा तो वो 140 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है ये वोल्टेज का नियम। यानी कि जो बंद परिपथ है उसमें जो आरोपित वोल्टेज, जो विद्युत वाहक बल है, वो इनके वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो ये हो गया मेरा जो किरचॉफ का नियम, पहला मैंने धारा का नियम बता दिया, दूसरा बता दिया मेरे वोल्टेज का नियम। तो ये जो वोल्टेज के नियम है, ये धारा के नियम में कहाँ काम आते हैं, जहां पर जटिल प्रकार के हमारे समीकरण होते हैं या सॉल्यूशन जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे इनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सरल डीसी परिपथ में तो ओम का नियम ही काम कर देता है, मैंने बताया आपको। तो जटिल परिपथ में ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया मेरा किरचॉफ के दो नियम, एक धारा का नियम हो गया, एक मेश या वोल्टेज का नियम, ठीक है।